अपने घर में बेटों को वहाँ भेजते थे कि वहाँ पे जो तहज़ीब सीख के आएँ। और रेडियो ने क्या किया कि जो वेश्यावृत्ति है और जो तवायफ़ वाला जो काम है, उन दोनों को मिक्स करना शुरू किया। ज़माने के हिसाब से मुग़लों के टाइम पे तवायफ़ का काम था कि मुजरा प्रस्तुत करना, अदाएँ अपनी दिखाना, में लोग देह का व्यापार करते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स वो लोग देते थे। जिस आकाशवाणी के सामने चाय लगाती थी, मतलब इलाहाबाद में, उसी आकाशवाणी के अंदर उनकी फ़ोटो थी। तो ओटीटी का जो दबदबा आया है, शाहरुख खान, सुपरस्टार सलमान खान, इनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी तो है ही है। सेकेंडरी टर्शरी काम हो गया कि गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2। अच्छा, वो कितनी प्रैक्टिकल, कितनी रियलिस्टिक मूवी थी। वो करके क्यों मार रहा है, लेकिन उसको मारना भी है। हम आ चुके हैं ऐसी बात करने जिसका कोई बहुत ख़ास मतलब है नहीं, बट स्टिल वी डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस। तो पिछली बार हमारी कॉन्वर्सेशन डार्क से भी डार्कर हो गई थी, तो वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि वैसी उसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल हो, तभी तो जनता उस पर अपनी राय देगी और विवाद खड़ा होगा। तो आज आप लोगों का मत क्या कहता है कि किस विषय की नसें टटोलनी चाहिए हमें? मन क्या कहता है? What are the trending topics right now? मुझे एक बहुत ज़्यादा कोई रिकमेंड किया, बहुत ज़्यादा किसी ने फोर्स किया कि देखो, एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ आई है हीरा मंडी, संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। उस मूवी में, सीरीज़ में 8 एपिसोड की सीरीज़ है वो। मैंने उसको देखा फिर। आपने पूरा देखा उसे? हाँ, ऑलमोस्ट पूरा देख लिया। थोड़ा सा काफी कभी इंटरेस्ट आया इसका मतलब। नहीं देख लिया, मुझे लगा पॉडकास्ट में बताऊंगा उसके बारे में। चलिए बढ़िया है, कुछ तो मेहनत किया आपने। मेरा एक सवाल है, ये मैंने सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं कॉपीराइट के उसमें नहीं आना चाहता, तो एक क्रिएटर एक स्टैंड अप को कहते देखा था कि हीरा मंडी में मंडीगिरी बहुत होती है। तो मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी थी कि हीरा मंडी में मंडीगिरी बहुत होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है, हीरा मंडी में मंडीगिरी होती होगी? हीरा मंडी अब तो इसके लिए जाना ही जाता है ना। अच्छा, ये मुझे बाद में पता चला, मैं उसके बारे में थोड़ा रिसर्च भी किया कि लाहौर में अभी भी हीरा मंडी है। वहाँ पे अब तो प्रॉपर प्रोस्टिट्यूशन होता है। तो वीडियो वायरल हुआ, मतलब वीडियो आया था, क्लिप जो थे, शॉर्ट्स वगैरह आई थी। तो वहाँ पे अभी ये फुल टाइम होता है। दिन में शायद मार्केट लगता है, शाम में प्रोस्टिट्यूशन का काम होता है। हीरा मंडी का मैंने ट्रेलर देखा था। मैंने सोचा कि कुछ शायद ऐसा हो जो कि मुझे कुछ फैसिनेटिंग लगे, अच्छा लगे, मैं देखना चाहूँ। तो मैंने उसका ट्रेलर देखा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे ये मोटा मोटा समझ में आया उसमें कि इट इज़ समथिंग अबाउट नेशनलिज्म एंड तवायफ्स, दोनों का कुछ तो मिला जुला कुछ तो है वो, जो मुझे समझ में आया कि उसमें सोनाक्षी सिन्हा और कई बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं, और उनके कुछ तो फिर मुझे जो भाई सोनाक्षी उसके सिन्हा और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस मत बोलो भाई। सोनाक्षी सिन्हा ऐसा नाम जो कि आज के जेंजी लोग जान रहे हैं। अब जैसे उनके अलावा और एक्ट्रेस के नाम मैं नहीं जानता हूँ, प्रायः सोनाक्षी सिन्हा को ही मैंने देखा ऋचा है। चड्ढा। हाँ, ऋचा चड्ढा भी है उनमें, सही कहा आपने। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये था कि उसमें मुझे जो देख के, उसका ट्रेलर देख के मुझे क्या समझ में आया, उसका ट्रेलर देख के मुझे समझ में आया कि ये कुछ तो ऐसा था कि वो कुछ तवायफ रहती हैं जो कि उनमें कोई एक उनकी सरदार है, और वो लोग उसमें जब नए लोग आते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे राजा, आई थिंक जो मुझे समझ में आया कि राजा और महाराजा जो भी हैं उनको कैसे लुभाया जाता है, खुश कैसे करना कैसे है खुश उन्हें। किया जाता है। हाँ, कुछ तो ऐसा उसमें वर्डिंग्स भी थी ट्रेलर में। और उसके बाद किस तरह से फिर धीरे धीरे हुआ कि उसमें कुछ तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों का भी कुछ दिखाया गया, कि उसमें आज़ादी से रिलेटेड कुछ दिखाया गया कि उसमें किस तरह से लोगों ने साथ दिया। तो अब ट्रेलर मुझे समझ में आया कि उसमें जो तवायफ रहती हैं वो, उनमें भी बंटवारा हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान करके शायद, और फिर वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे लड़ती हैं, कैसे बचाती हैं। लास्ट में यही समझ में आया कि वो कैसे हीरोइस्टिक उनको दिखाया गया है, कि उन्होंने कैसे अपना भागीदारी दिखाई भारत को या पाकिस्तान को एक देश बनाने में और आज़ादी दिलाने में। आपने तो देख रखी है, क्या ऐसा ही कुछ देखो, था? मैंने जब वेब सीरीज़ देखी तो उसके बाद मैंने अपना भी रिसर्च किया कि कितना, जैसे कई बार सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कई चीज़ें लोग, डायरेक्टर लोग अलग कर देते हैं ना, कि वो कैमरे पे अच्छी लगे, हो सकता है रियल में वो चीज़ ना हो। थोड़ा मिर्च मसाला या हाँ, अपने मिर्च से ऐड कर। मसाला।
हुआ क्या कि जो तवायफ जो वर्ड है, तवायफ वर्ड से हम लोग के सब दिमाग में वही आता है कि प्रोस्टिट्यूशन, है ना। पर तवायफ पुराने टाइम में ऐसे नहीं थे। उनका जो मेन जो काम कह लो था मुजरा करना, है ना। मुजरा करते थे, डांस। वो भी सिर्फ जैसे मेरे तुम्हारे आगे मुजरा नहीं करेंगी, हम लोग को तो लोग शायद कुछ कंसीडर भी ना करें। वो मुजरा करते थे नवाबों के सामने, है ना। और जिनके साथ उनको इच्छा हो उसी के साथ वो लोग जाते थे आगे। और ये भी मुझे पता चला कि पास्ट में लोग अपने घर के बेटियों को या बेटों को वहाँ भेजते थे कि वहाँ पे जो तहजीब सीख के आए। जैसे वहाँ पे ये नहीं था कि वहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ पे तहजीब और कैसे जैसे आदाब कर रहे हो, कैसे कोई चीज़ का तरीका क्या होता है, किसी से मिलने का, किसी से जब हम लोग जैसे हाय बाय करते हैं, वो सब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो वेश्यावृत्ति है और जो तवायफ वाला जो काम है, उन दोनों को मिक्स करना शुरू कर दिया, उसको एज अ मिक्स चीज़ प्रेजेंट करना शुरू कर दिया कि दोनों एक ही हैं। कायदे से दोनों एकदम अलग चीज़ थी उस ज़माने के हिसाब से। मुगलों के टाइम पे तवायफ का काम था कि मुजरा प्रस्तुत करना और क्या बोलते हैं अदाएं अपनी दिखाना, थोड़ा सा एलिगेंट वाला काम हो गया, है ना। और वेश्यावृत्ति तो हम लोग जान ही रहे हैं, दूसरा काम हो गया। वेश्यावृत्ति में लोग देह का व्यापार करते हैं। इसका एक मोटा रीज़न उस हिसाब से उस समय समझ आया कि जैसे कि जो तवायफ होती थी उनके यहाँ पे, जैसे जो हमारे क्रांतिकारी थे जो भारत को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे, उनको ये लोग संरक्षण प्रदान करते थे। उनके यहाँ जाके वो लोग रुकते थे, सबसे ज़्यादा टैक्स वो लोग देते थे। अब इतना पैसा था उन लोगों के पास कि वो पैसा क्रांतिकारियों को फंडिंग में, मतलब अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो फाइट थी उसको फंडिंग करने में लगाते थे ये लोग। तो इससे भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इन लोग से समस्याएं थी, है ना। तो यही रीज़न है कि शायद इन्होंने तवायफ को वेश्यावृत्ति की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इनका अस्तित्व वो लोग ख़त्म करने लगे। अच्छा, हाँ, जैसे मुझे लगता है कि जो ठीक ठाक शहर हैं या फिर जहाँ पे अंग्रेज़ों की बस्तियाँ थीं, अंग्रेज़ों ने जिन जिन शहरों में भारत में कॉलोनीज़ बनाई, जैसे कैलकाटा हो गया, कोलकाता, अपना ये प्रयागराज है, बॉम्बे, पुणे, और भी इस तरह के जो बड़े बड़े, दिल्ली, तो आप इन शहरों में देखिए कि जितने शहरों का मैंने नाम लिया, यहाँ आपको वेश्यालय ज़रूर मिल जाएगा। दिल्ली में जीबी रोड, पुणे का बड़ा फेमस नाम है, बड़ा ट्रिकी सा नाम है, भूल रहा हूँ मैं। कोलकाता का बहुत फेमस है। कोलकाता का तो फेमस है ही। तो जिन जिन शहरों में अंग्रेज़ रहे, तो वहाँ उन्होंने मतलब भले ही मतलब जैसे ये चाहे इस मानसिकता के साथ कि वेश्यावृत्ति और जो तवायफ हैं उनको एक ही काम है ये दिखाने के लिए, और या फिर चाहे मतलब कि उसमें अंग्रेज़ों का खुद का भी इंटरेस्ट रहा ही होगा कि हाँ अल्टीमेटली कि भाई उनके भी जब ऑफिसर्स आएंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ एक मतलब एक ठिकाना चाहिए। तो फिर उसका फिर मतलब स्केप वही था कि जहाँ जहाँ जैसे अब कैंट एरिया है जिन जिन शहरों में, जैसे आप कोई भी ऐसा शहर देख लो जहाँ पे कैंट एरिया है, वहाँ पे इसका मतलब है कि अंग्रेज़ी फिरंगी सेना के बड़े ऑफिसर्स आते हैं। तो बड़े ऑफिसर्स के लिए स्वाभाविक सी बात है कि मतलब एक वेश्यालय या फिर कोठे जैसी जगह होनी ही चाहिए उस शहर में। तो अंग्रेज़ों ने ये भी किया और अपने टाइम की बड़ी मशहूर तवायफ रही हैं या फिर समथिंग लाइक दैट, मतलब अगर ये शब्द उनके लिए गलत है तो, का नाम है रसूलन भाई। लेट मी चेक, मैं उनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा भी था शायद एक बार कि भाई बनारस की नहीं क्या? हाँ, कि जैसे 1969 में जब बनारस में दंगे हुए तो तब वो आकाशवाणी के सामने चाय की दुकान लगाती थी और ठुमरी और शास्त्रीय गायन में एक्सपर्ट थी। 1957 में उनको नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला और बहुत फेमस शहनाई वादक हुए बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां उनको कहते थे कि मतलब ईश्वर की, खुदा की आवाज़ है। तो उसके बाद जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तब क्या है कि इसका असर रसूलन बाई के उस पे परिवार पर भी पड़ा। तो उनके जो पति थे उस समय, वो भी शायद उनकी लव मैरिज थी, तो पाकिस्तान चले गए, वो यहीं रह गई और 1948 में उन्होंने मुजरा करना बंद कर दिया था। इसका मतलब ये मतलब है कि वो मुजरा करती थी, मतलब टिपिकल तवायफ थी। और ये क्या है कि फिर वही है कि फिर जब मतलब पार्टीशन के बाद ऐसा माहौल बना कि भाई अंग्रेज़ों ने जब तक ये फ़िज़ा बना दी कि तवायफ मतलब वेश्याएँ,
तो इस मतलब हिंदुओं और मुसलमानों में ऐसा हुआ कि भाई ये तो वेश्या ही हैं। तो इसके बाद फिर रसूलन बाई जैसे जो फनकार थे, मतलब जो शास्त्रीय गायन अच्छा करते हैं या ठुमरी अच्छी गाते हैं या और भी जो लोग जो फोक फॉर्म्स हैं उनमें अच्छा गायन करते हैं, तो उनको सोशली बायकॉट कर दिया गया कि मतलब भाई एक सभ्य समाज में आप जैसे लोग नहीं रह सकते, इस तरह का माइंडसेट। तो वही है कि लास्ट में फिर इन्होंने अपने यही प्रयागराज, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है इनके ज़िंदगी का आखिरी टाइम बीता आकाशवाणी के सामने ही। हाँ, ये भी बड़ी कंट्राडिक्टरी बात थी कि जिस आकाशवाणी के सामने ये चाय लगाती थी, मतलब इलाहाबाद में, उसी आकाशवाणी के अंदर उनकी फ़ोटो थी, क्योंकि अपने टाइम की बहुत बड़ी फनकार थी, और उसी आकाशवाणी के सामने ही चाय लगाती थी। तो ये भी एक है कि मतलब जो कलाकार बाहर चाय लगा रहा है उसकी आकाशवाणी केंद्र में तस्वीर लगी है, क्योंकि भाई सरकारी होता है आकाशवाणी तो। और इनकी एक बड़ी फेमस सी वो है ठुमरी है कि बाकी सब बाई देवी बन गई, एक मैं ही बाई रह गई, मतलब ये कहती थी ऐसा। और उनकी ठुमरी थी कि लागत करेजवा में चोट, फूल गेंदवा न मारो। तो ये भी मतलब बड़ा वो है। और एक और नाम है जद्दन बाई का, तो जद्दन बाई एक तकदीर नाम था शायद फिल्म का, तो उसमें उनकी एक ठुमरी थी। तो ये है तवाइफों का मतलब इस तरह का सोशल स्टेटस रहा है। बाकी ये सारी बातें तो हैं ही कि बहुत धनाढ्य हुआ करती थी, बहुत रिच हुआ करती थी, और किसी के साथ किसी को भी एंटरटेन नहीं करती थी। उनको पता था कि हाँ, जैसे ये ज़मींदारी का घर है, ये राजा महाराजाओं का परिवार है, तो यहीं पर ही उनको समय और अपना एनर्जी खर्च करनी है, कहीं भी उसका कॉम्प्रो नहीं करना है। स्टैंडर्ड हुआ करता था। लेकिन अच्छा है जैसे कि नेटफ्लिक्स में आया, संजय लीला भंसाली जी ने एक्सपेरिमेंट किया एक तरीके का। मैंने देखा है कि बाहर के देशों में, जैसे अमेरिका की एक वेब सीरीज़ है द बॉयज़, अच्छी वेब सीरीज़ है, सभी ने देखी होगी मेरे ख्याल से। जैसे पुराने टाइम की, मतलब पुराने क्या 10-15 साल पुराने हो ही गए वो, शायद 2000 समथिंग में रिलीज़ हुई थी, ब्रेकिंग बैड, गेम्स ऑफ थ्रोन्स। मैं ऐसा चाहता हूँ पर्सनली कि इंडिया में भी इस लेवल की वेब सीरीज़ बने। जैसे पहले क्या होता था कि सिर्फ सिनेमा में जैसे 2 घंटे 3 घंटे की मूवीज़ में ही सारा पैसा लगाते हैं ये लोग, है ना, जो बॉलीवुड वाले हैं। पर अब धीरे धीरे 8-10 साल से जब से OTT का प्लेटफॉर्म, जैसे कि बाहर के देशों में, जैसे अमेरिका में, जैसे कि और देशों में जो एक्सपेरिमेंट ये लोग करते हैं वेब सीरीज़ के साथ, मुझे लगता है कि इंडिया में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। जैसे कि ऐसे कई सोशल इश्यूज़ पे जो वेब सीरीज़ बन सकती हैं, जो हम लोग डेली बेसिस पे फेस करते हैं। जैसे कि हम लोग के यहाँ अभी ये ट्रेंड चालू हुआ है 5-6 सालों में, जब से OTT का जो दबदबा आया है, बड़े बड़े स्टार सब OTT पे आने पे उनको ये नहीं लगता कि उनका लेवल घट गया। पहले क्या होता था कि लोग OTT पे आते नहीं थे, ग्रेट भी कई बार वो एक्टर्स आते थे, एक्ट्रेसेस आती थी। सलमान खान और शाहरुख खान जैसे एक्टर्स के स्टेटमेंट्स हैं कि वो कुछ भी करेंगे, पर ये OTT मतलब बेसिकली उनके लिए एक सेकेंडरी टर्शरी काम हो गया कि अरे तो लो लेवल काम है, हमारे लेवल का काम नहीं है। हाँ होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत मास ऑडियंस है, टारगेट करता है। उन्होंने उस चीज को अपने आदर के उसके सामने ले लिया है ना, कि अपने ईगो पे। ईगो पे कि मैं उस काम को नहीं कर सकता जिस काम को छोटे छोटे लोग भी आके कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपना साम्राज्य बना लिया है एक बॉलीवुड में, उनको लगता है कि वो छोड़ के कहीं और जाएंगे, इसका मतलब है वहाँ की गद्दी वो किसी और के हाथों में दे रहे हैं। दे आर बेसिकली सुपरस्टार्स, है ना, इनके नाम के आगे पीछे जुड़ा है सुपरस्टार, शाहरुख खान, सुपरस्टार सलमान खान। तो इनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी तो है ही है कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लेवल पे आके काम क्यों। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बुरे नहीं है भाई, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, बट लेकिन स्टारडम की बात होती है ना, मैं अपना स्टारडम क्यों घटाऊं। खैर अब तो ट्रेंड बदला है, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं OTT पे, उनके वेब सीरीज हैं, अच्छे शोज हैं। और नहीं, जैसे एक्टर नवाज, मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, के मेनन ही हैं, लेकिन ये सब सुपरस्टार्स हैं। अगर जैसे अभिनेता की जो परिभाषा है उस पर यही 4-5 नाम खड़े उतरते हैं, या राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, नए जो अब आ रहे हैं, तो जो एक्टिंग हाँ, जो मेथड एक्टिंग या फिर जो एक्टिंग को एक्टिंग की तरह करते हैं। अब जैसे जो अपने इसलिए कि हाँ भाई इतना बड़ा नाम है इसलिए फिल्में चल जाती हैं, तो वो एक्टर नहीं है, वो सुपरस्टार हैं। उनके स्टारडम से फिल्म जो है 200 करोड़ 400 करोड़ कमा लेती है। मुझे एक एक्सेप्शन लगता है, जैसे आमिर खान थे, अभी तो 1-2 फिल्म पर नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन आमिर खान की मूवीज जब मैं देखना शुरू किया, लगान ले लो, जब वी मेट, नहीं, जब वी मेट में थे तो वो थे। वो ट्रेन बने थे। हाँ।
बसंती रंग दे बसंती हो गया, तारे ज़मीं पर, ये सब मूवीज यार मतलब सुपरस्टार होने के बावजूद भी क्या प्यारी एक्टिंग है भाई। दंगल हो धोबी गया, घाट। इनकी मूवीज देख के लगता है कि भाई क्या एक्टर हैं, वाह, मतलब मजा आ गया इनकी एक्टिंग देख के। तो कुछ थ्री लोगों ने इडियट्स, अपनी बाउंड्री तोड़ी भी। 3 इडियट्स थ्री इडियट्स, सबसे बड़ी चीज। कल्ट क्लासिक। जैसे एक हम लोग के पापा लोग के टाइम की मूवी सरफरोश, हम्म। बहुत प्यारी मूवी, उसने बहुत ज्यादा बेंचमार्क सेट किया था एक्टिंग का और स्टोरी का, देशभक्ति का। उसमें नसरुद्दीन शाह जी। हाँ, जो गजल गाते हैं कि होश वालों को खबर क्या। पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर उन्होंने एक्टिंग की थी नसरुद्दीन शाह ने, हम्म। बेसिकली। खैर ठीक है। नहीं, इस तरह अक्षय कुमार की भी जो जैसे एक जो कॉमेडी गोल्डन कॉमेडी एरा था, भागम भाग और हेरा फेरी, गरम मसाला, हलचल, तो इस तरह की सिंह इज किंग, तो इस तरह की जो फिल्म्स थी, तो अक्षय कुमार का भी जो कॉमेडी का लेवल था वो बहुत मतलब एक बहुत बहुत ही अलग था। और उसके बाद जैसे इस तरह की फिल्म्स आई, जैसे बेबी आई, जो पैट्रियोटिक फिल्म्स थी, एयरलिफ्ट आई, तो अक्षय कुमार का ये जोन भी अच्छा था। तो जैसे यहाँ पे वो सुपरस्टार्स भी हैं और उन्होंने कुछ ऐसी फिल्म्स भी दी जो मतलब सोशल इश्यूज पे बेस्ड हैं, या फिर मतलब कमर्शियल सिनेमा हो के भी मतलब सोशल सिनेमा या कुछ इस तरह का। तो बल्कि बहुत अच्छी अमेरिकन वेब सीरीज़ है सन्स ऑफ अनार्की, है वो हार्डकोर कॉमर्शियल वेब सीरीज़, लेकिन कॉमर्शियल होने के बावजूद एक तो भाई एक तो उनका कल्चर बहुत अलग है कि भाई बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ओपन है सब कुछ। तो अभी भी उतनी ओपननेस उनके एटीट्यूड में है। हमारे यहाँ अभी चीज़ें उस तरह अडॉप्ट हो रही हैं, एक बनावटीपन दिखता है कि हाँ यहाँ गाली ज़बरदस्ती दी जा रही है, अंदर से नहीं आ रही। तो सन्स ऑफ अनार्की में क्या है कि जो यूएसए के वाइट्स और ब्लैक्स का इशू है वो, आयरिश से उनका क्या कन्फ्लिक्ट है वो, और क्या एक और बड़ी मैक्सिकन्स। तो अमेरिका में क्या है कि मैक्सिकन्स को भी उनका मतलब एक अच्छा भला क्लैश है। तो अब जैसे पाब्लो एस्कोबार का टाइम था, तो अब क्या है कि उन्होंने उस पूरे सिनेरियो को कि एक बाइकर गैंग के थ्रू दिखाया है कि कैसे एक वाइट्स का मतलब गोरों का एक बाइकर्स का गैंग है, और कैसे उनका क्लैश होता है आयरिश से, उनका क्लैश होता है ब्लैक से, उनका क्लैश होता है मैक्सिकन्स से। तो एक पूरा एक बहुत मतलब टेक्निकली उन्होंने कि गैंगस्टर्स का जो यूएसए है वो कैसा है, बाइकर्स, अगर एक बाइकर्स के ओपिनियन से, बाइकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है यूएस। चलो ये वेब सीरीज अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं 8-9 सीजन की है, और सन्स ऑफ अनार्की। अच्छा, गाली से याद आया, हमारे एक वेब सीरीज है अनुराग कश्यप जी द्वारा निर्देशित, बहुत अच्छी मूवी है, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2। कल्ट क्लासिक मूवी, जैसे गालियों का मिस यूज कहते हैं, वो इस मूवी के बाद शुरू हुआ। इस मूवी ने ऐसा मतलब इतना इस मूवी में गाली वगैरह जो भी थी, जो भी वॉयलेंस था, जो जो स्टोरी लाइन थी, एक नंबर थी। इसने समझ लो बॉलीवुड को एक एग्जांपल दे दिया कि आप इस डायरेक्शन में जाके भी आप कितनी आपकी अच्छी मूवी बना सकते हैं, है ना। उसके बाद कुछ वेब सीरीज ने ऐसा लगा कि जैसे जबरदस्ती कॉपी कर लिया, कि कोई अननेसेसरी गाली देना या ना देना ये आदमी की चॉइस होती है, सब एक्टर डायरेक्टर का ओपिनियन होता है। पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि एक होता है गाली देना, एक होता है जबरदस्ती गाली देना, है ना। जबरदस्ती गाली देने वाली चीज फिर एक दो बार के बाद इरिटेट करने लगती है। जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर तो एकदम परफेक्ट मूवी थी, उसकी स्टोरी में अभी भी आजकल यूट्यूब में सजेशन में क्लिप आती है 20-20 मिनट की, मैं पूरी देख डालता हूँ। ऑलमोस्ट उसको मैं कई मूवीज देख चुका हूँ, उसके बावजूद भी मतलब उसकी मूवीज कई बार देख चुका हूँ, रिपीट में देख चुका हूँ, फिर भी मुझे बहुत पसंद है वो मूवी। सरदार, हाँ। जितना मुझको याद है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 जब आई थी, उसके आने के मतलब मुझे एकदम पीरियड अच्छे से नहीं याद, लेकिन 3 महीने के 6 महीने के अंदर उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 रिलीज कर दी थी। इससे ये हुआ था कि 1 जब तक लोग देखते के उसको भूलते, उसके भूलने से पहले ही जो उसका जोश था वो सेकंड आने पे तुरंत टूट पड़ा हुजूम पूरा। क्योंकि मैं उस समय कहीं और रहता था, उसमें मैं राजस्थान की एक सिटी में रहता था, और उस समय जैसे ही आया वैसे ही सारे मेरे दोस्तों के हो गए, अरे 2 आई, हम लोग ने तुरंत उसको मूवी हॉल में जाके देखा। क्योंकि वो जो क्रेजीपन था उस समय, फर्स्ट को देख के जो जोश चढ़ा था, खुमारी थी, वो उतरी ही नहीं थी, और उसी समय सेकंड पार्ट उसका आ गया। वो भी एक बहुत बड़ा तथ्य था कि लोग सेकंड के लिए और टूट पड़े। और बिल्कुल अच्छी एक्टिंग, अच्छी मूवी, स्टोरी लाइन, अच्छी चीजें एकदम उसमें बना के दिखाई गई थी। बिल्कुल
अच्छा, वो कितनी प्रैक्टिकल, कितनी रियलिस्टिक मूवी थी। उससे क्या है कि जैसे मनोज वाजपेयी का एक शॉट है जहाँ पे वो पहलवान रहता है बड़ा सा, तो कहता है कहाँ हो पहलवान, तो पहलवान उसको जवाब देता है कहाँ पे है, तो उसके बाद क्या है कि वो चक्कू मारता है। तो अनुराग कश्यप उस शॉट में ये चाहते थे कि ये टेक्निक आज तक जिस तरह बहुत ही मेटाफोरिकल वे में चक्कू मार दिया, ऊ करके गिर रहा है, उसको लग गई, तो क्या है कि चक्कू जब किसी को लगता है तो इतना रिएक्ट कर ही नहीं पाता। तो उसने क्या, एक बड़ा पतला सा एकदम बर्फ काटने वाला जो छोटा सा औजार होता है उस तरह कोई हथियार, और भाई क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी को चक्कू मारोगे तो एकदम गिर तो जाएगा नहीं वो, भाई स्ट्रेंथ तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही ना उसमें। तो चक्कू मार के तुरंत जैसे फुर्ती दे होनी चाहिए, तो मनोज वाजपेयी तुरंत हट जाता है वहाँ से, फिर उसके बाद दूसरा चक्कू मारता है, तो साउंड भी, और मतलब कि कुछ ऐसा भी उन्होंने किया था कि वो जैसे जो सॉस का बैग होता है लगाते हैं जिससे वो खून जैसा लगता है, तो वो भी नहीं लगवाया, कुछ और उसका ऑल्टरनेट निकाला कि जिससे ये एकदम रियलिस्टिक लगे कि हाँ आदमी चक्कू ही मार रहा है। और उसमें मनोज वाजपेयी का जो रिफ्लेक्स दिखाया गया वो भी इसी तरह था, जो कि एक रियलिटी में होगा इंसान का, कि उसके अंदर डर भी रहे कि वो मार रहा है लेकिन उसको मारना भी है, वो दिखाया गया उसमें। रियल टाइम एफर्ट कैसा होता है किसी को मारते समय, शायद वो ऐसा ही दिखाना चाहते हैं। वो तुरंत चक्कू मारने के बाद दूर चला जा रहा है, फिर जब भाई क्योंकि 6 फीट का आदमी है तो उससे भागेगा ही, क्योंकि जीत तो सकता नहीं। तो बहुत मतलब वो तो खैर अनुराग कश्यप का कल्ट सिनेमा था, उसके बाद वैसा कुछ बेसिकली उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया अपने उस वेब सीरीज से, अपनी उस मूवी से, गैंग्स ऑफ वासेपुर कि वन। वैसा कुछ तो नहीं आ पाया दूसरा। आएगा भी नहीं अब, इतनी लोगों ने आसान एफर्ट डाला, ऐसा नहीं है, कई वेब सीरीज है जैसे नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिर एक मूवी थी जिसमें वो पाइप से ही मार देता है सबको। हाँ, वो रमन राघव। रमन राघव, मूवी तो हाँ, वो भी बहुत ही साइकोपैथ मूवी है, पागलों वाली एकदम। और ये सब घटना, क्या अच्छा एक्टिंग है। ऐसी मूवीज देख के इंटरेस्ट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब रियल बेस्ड मूवी है, ऐसा इंसिडेंट ऑलरेडी कहीं हुआ है। बॉम्बे की शायद वो घटना थी, वो कोई साइको किलर था वैसा, तो आदमी थ्रिल्ड हो जाता है ना। एक्चुअली इस मूवी में रमन राघव नाम इसलिए रहता है क्योंकि वो रमन राघव की के बारे में पढ़े रहते हैं नवाजुद्दीन, और वो कहते हैं मैं वैसा ही हूँ, वो उसको फॉलो करते रहते हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दिखाया गया है। शुरू किया था हम लोग ने हीरा मंडी से, फिर हम लोग आ गए अलग अलग वेब सीरीज पे, जो बॉलीवुड में जो जॉनर आजकल लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ गैर जरूरी भी हैं। एक्सपेरिमेंट है, ऑन एंड ऑफ चलते रहना चाहिए, हम लोग को भी इंटरेस्ट बना रहता है एज अ दर्शक। तो मैं अपनी बात तो कंक्लूड करूंगा कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट का पार्ट हम लोग भी देखते हैं, हम लोग अपना रिव्यूज देते हैं, इंजॉय करते हैं। देखिए, कुल मिला के कोई भी वेब सीरीज हो, कोई भी मूवी हो, कुल मिला के उसका मेन मतलब ये रहता है कि दर्शकों तक जाए, या तो वो कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी पहुंचा रही हो जो कि आपके जहन में वो डाल सके, ठीक है, जो आपके काम आ सके, या जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें, नॉलेज दे सकें, या तो वो एंटरटेनिंग हो कि इंसान अपना अगर 2 घंटे या 3 घंटे निकाल रहा है, 4 घंटे निकाल रहा है, तो वो 4 घंटे वो उस चीज़ को एंजॉय कर सके। मुझे नहीं लगता कि इन 2 चीज़ के अलावा और कोई तीसरा मतलब किसी भी वेब सीरीज या शो का होना चाहिए। इम्पैक्ट होते हैं, सही कह रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ इस बात से। वही है कि ठीक है, मतलब कोई भी शो बने तो वही, या तो भाई इम्पैक्ट हो उसका, मतलब भाई जैसे गाना नहीं है सावन में लग गई आग, तो अब क्या है कि वो गाना है सैड सॉन्ग, पर इतना इफेक्टिव है वो, या फिर उस तरफ उसकी पैकेजिंग हुई है कि वो लगता है उसके बाद आदमी थोड़ा थोड़ा झूमने लगे। 10 लाइक बीड़ी जलाई ले, आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें था कि उसके राइटर ने बोला कि वो इस तरह से गाना नहीं लिखना चाह रहे थे जिस हिसाब से उसको पोर्ट्रे किया गया आइटम सॉन्ग की तरह, या तो वो पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, उसी से लाइन से है ना, उसी गाने का है ना। आदमी निशाना कहीं लगा रहा है पर वो चला कहीं हो जाता है, तो ठीक है। इसी के साथ हमारी बातचीत बहुत अर्थपूर्ण और तर्कसंगत रही। आज हमने ऐसा प्रयास किया कि कुछ ऐसी बातें हों जिनका कुछ मतलब निकले, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह हम अपनी बकवास जारी रखेंगे, और कोई भी अपशब्द या फिर कोई अभद्र टिप्पणी हो तो उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। तो इसी के साथ टाटा, गुड बाय।